नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार की ओर बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारे दुनिया में सबसे लोग सब जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या था। बहुत खास बात थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसके बारे में बात करेंगे। क्या दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ा, क्यों हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के पीछे कारण क्या था? सर्बिया का राष्ट्रीय आंदोलन। सर्बिया में दो ऐसे स्थान थे जो जिसका नाम था बोस्निया और हर्जेगोविना। इन दोनों जगहों पे ऑस्ट्रिया ने इन दोनों जगहों पे छोटे छोटे प्रदेशों को जीत लिया था। और इसमें जो लोग रह रहे थे सर्बिया के दो उपनिवेशों पे, उसमें जो लोग रह रहे थे वो सर्ब जात के थे। उनका जो बोस्निया और हर्जेगोविना थे, ये दोनों जो छोटे छोटे प्रदेश थे, उनमें सर्ब जात के लोग चाह रहे थे हम फिर से अपने देश से मिल जाएं सर्बिया से और वहां पे सर्ब जात को आगे बढ़ाएं। तो मतलब कि उनका धर्म के ऊपर पूरा उनका कट्टर था, इसीलिए सर्बिया और बोस्निया में सर्ब जाति का एक छोटा सा राष्ट्रवादी कुछ लोग आंदोलन करने के लिए काला सदस्य नाम का एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप बनाने के पीछे उनका कारण यही था कि इनको आजादी मिले बोस्निया और हर्जेगोविना से। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, एक हमारे यहाँ जो सबसे खास बात हुई वो ये हुई कि 28 जून 1914 को सराजेवो हत्याकांड, ये सबसे खास बात जो हत्याकांड थी, इसको आप समझना पड़ेगा कि जो ये सराजेवो हत्याकांड था, वहां पे एक बोस्निया में ऑस्ट्रिया में एक राजकुमार था। उस राजकुमार की हत्या का, राजकुमार जो आप कह सकते हैं राजा बनने वाला था, वहां का पूरा साम्राज्य वही संभालने वाला था, उसकी जो हत्या है उस गैब्रिलो प्रिंसिप नाम का एक व्यक्ति जो कि सर्बिया का रहने वाला था, सर्ब जाति का था, उसने हत्या कर दी। और जो राजा बनने वाला था, आप समझिए कहाँ का राजा बनने वाला था, ऑस्ट्रिया का। तो वहां पे ऑस्ट्रिया में जो जिन राजा की मृत्यु हुई, अटैक हुआ, गैब्रिलो प्रिंसिप नाम का जो इंसान था वो गोली मार के हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद ऑस्ट्रिया में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं मातम छा गया। आप कह सकते हैं पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया के लोगों में, ऑस्ट्रिया में एक तरह से कहा जाए तो ऑस्ट्रिया के जो लोग थे वो तिलमिला उठे। और एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि वहां ऑस्ट्रिया के लोगों ने प्रतिक्रिया दिखाई। ऑस्ट्रिया के लोगों ने कहा कि सर्बिया ने जानबूझ के हमारे राजा को मरवाया है और राजा को मरवाने के बाद हम तुम्हारे देश में, तुम्हारे न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में आकर वहां पे हम खोज करेंगे किसने मारा, कौन इसमें शामिल था, और जो शामिल था मुझको दंड देंगे। तो ऑस्ट्रिया ने कहा सर्बिया इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि आप हमारे न्यायपालिका में आकर ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए एडवर्ड ग्रे नाम का बहुत बड़ा विद्वान हुआ, ब्रिटेन का था, वो कहा कि ऐसा जीवन में पहली बार हुआ है कि किसी देश ने इतनी बड़ी चीज कही हो जो असंभव थी किसी भी देश के लिए। किसी भी देश की संप्रभुता के लिए असंभव चीज क्या थी कि उस देश के अंदर आप जाके वहां के न्यायपालिका के सदस्य बन के वहां खोजेंगे आप किसने मारा। तो ये एक बहुत बड़ी, एडवर्ड ग्रे ने कहा कि ये बहुत बड़ा एक ऑस्ट्रिया की तरफ से एक बहुत कुख्यात, बहुत बुरा कदम है जो ऑस्ट्रिया ने उठाया। तो हत्याकांड के बाद क्या हुआ कि अचानक से 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया सर्बिया पर। सर्बिया पे अटैक क्यों किया? क्योंकि गैब्रिलो प्रिंसिप नाम का एक 18 साल का लड़का राजा और रानी को मार देता है, गोली से शूट कर देता है। और कब शूट करता है? वो जो शूट करने वाला डेट था वो 28 जून 1914 को शूट करता है। और जो वर्ल्ड वॉर शुरू होता है वो 28 जुलाई 1914 को शुरू हो जाता है। रीजन इसके पीछे सिर्फ यही था कि सर्बिया के जो लोग थे वो नाखुश थे किससे? ऑस्ट्रिया के लोगों से। और बहुत बड़ा विद्वान हुआ जिसका नाम बिस्मार्क था, उसने कहा था कि बाल्कन जो प्रायद्वीप हैं, बाल्कन प्रायद्वीप की बात करूं मैं, बाल्कन प्रायद्वीप में सब छोटे छोटे देश थे। सोचिए आप, जर्मनी था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, रसिया था, इतने बड़े बड़े देश नहीं लड़ रहे थे उतनी ज्यादा। जो बिस्मार्क करके आदमी आया उसने कहा कि एक समय बाद आएगा मेरे मरने के बाद वर्ल्ड वॉर होगा और होकर रहेगा। और कहां से शुरू होगा?
बाल्कन प्रदेशों से। अब बाल्कन प्रदेश मतलब क्या होता है, सर्बिया, ऑस्ट्रिया, छोटे छोटे देश जो यूरोप के छोटे, एक्चुअली था क्या उस वक्त यूरोप में हर एक जगह पे छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, और छोटे छोटे टुकड़े में बटे थे। उनकी जो सबसे बड़ी पिपासा थी वो ये थी कि फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी। फ्रांस की क्रांति से लोगों ने के अंदर नेशनलिज्म का भाव आया था, राष्ट्रवाद का भाव आया था। और राष्ट्रवाद कहता है कि अपने देश को हम ऊंचा समझेंगे, बेहतर समझेंगे, और देशों के मुताबिक अपने ज्ञान को ऊंचा समझेंगे। तो लोगों ने उसी को एक पैमाना बना के युद्ध करना शुरू कर दिया यूरोप में। और केवल दो देशों के बीच युद्ध था, सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच के युद्ध में, हत्याकांड में। और सर्बिया ने बहुत चालाकी से कई लोग शामिल होके जो है कि ऑस्ट्रिया के राजा की हत्या कर दी, और रानी की भी। और 18 साल का लड़का ग्रेडिलो फ्रेंडशिप करके हत्या किया। इसने पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रिया बढ़ा दी और यहाँ से युद्ध शुरू हो गया। हम अब थोड़ी सी बात करेंगे, पीछे चल के बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के पीछे कारण क्या था। सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि गुप्त संधियां, सबसे बड़ी जो कारण थी गुप्त संधियां। अगर मैं बात करूं गुप्त संधियों में कि बहुत 40 से 50 साल पहले ही हमारे यहाँ जो वर्ल्ड वॉर हुआ 28 जुलाई 1914 को हुआ था, उससे 40-50 साल पहले ही यूरोप में जितने देश थे सारे देश आपस में गुट बना रहे थे, सेना इकट्ठा कर रहे थे, हथियार बना रहे थे। रीजन इसके पीछे यही था कि गुट बना के एक छोटा देश दूसरे देश से मिलके, एक दूसरा देश मिलके, ऐसे लगातार गुट बना के। जैसे फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस जो है, फ्रांस ब्रिटेन का दोस्त था। रसिया की बात करूं तो रसिया भी गुट बना रहा था अपना, हर एक देश अपना गुट बना रहे थे। और उस गुट संधियों के कारण क्या हुआ कि जहां सर्बिया पे किसने अटैक किया, ऑस्ट्रिया ने। और ऑस्ट्रिया का जो दोस्त था, मित्र था, वो था जर्मनी, और सर्बिया का जो मित्र था वो था रसिया। और रसिया और जर्मनी में अटैक हो गया। मतलब शुरू हुआ सर्बिया और रसिया में अटैक, सर्बिया और ऑस्ट्रिया में अटैक, लेकिन जर्मनी और रसिया आपस में लड़ने शुरू कर दिए। और इस स्टार्टिंग से ही ये जो स्टार्ट हुआ, इससे सारे गुट एक साथ मिलकर अटैक शुरू कर दिए। और इससे क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, उग्र राष्ट्रीयता। सबसे बड़ी बात की नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म था वो सबसे खास बात थी। नेशनलिज्म वहां पे बहुत तेज फैला था। नेशनलिज्म का मतलब मैंने बताया आपको कि नेशनलिज्म का मतलब ये हुआ कि एक देश अपने आप को बढ़ाना चाहता है, अपने लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है, अपने समाज के लोगों को, अपने जात के लोगों को, अपने रेसेस के, अपने धर्म के लोगों को अच्छा जिंदगी देने के चक्कर में वो दूसरे देशों में अटैक करने से, दूसरे लोगों से लड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं होता। तो उग्र राष्ट्रवाद एक तरीके से फैलना शुरू हो गया था उस वक्त। लगभग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले ही ये फैलना शुरू हो चुका था। और इसलिए उग्र जो राष्ट्रीयता थी, इसने युद्ध को एकाएक कारण बनी। उसके बाद जो सबसे कारण इंपॉर्टेंट था साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है, सबसे खास बात थी कि यूरोप में सबसे बड़ी बात युद्ध कारण कहा जाता है उपनिवेशवाद। हर एक राज्य, हर एक देश, वहां के राज्य सब चाह रहे थे हमारे पास कितना उपनिवेश आ जाए। एशिया में और अमेरिका में और यूरोप में जितने यूरोप के देश थे, जितने छोटे छोटे देश थे, सब चाह रहे थे हमारा उपनिवेश बढ़े, हमारा जो कच्चा माल है वो हमारा बाजार, दुनिया के संसार में हमारे पास बाजार रहे, ताकि हम मार्केट रहे, ताकि हम अपना सामान बेच सके। इसलिए युद्ध हो रहा था, क्योंकि इंग्लैंड के पास कई सारे उपनिवेश थे और लोगों के पास और देशों के पास उतने उपनिवेश नहीं थे। लोग जितने भी राज्य थे वो चाह रहे थे उपनिवेश बढ़े, उनका सामान, उनके यहाँ इंडस्ट्री आ चुकी थी, अपने एशिया अफ्रीका के देशों में नहीं आई थी इंडस्ट्री, इसलिए वो चाह रहे थे कि हर जगह से कुल मिला के उपनिवेश बढ़े, और उपनिवेश बढ़ेगा तो ही ये आगे बढ़ सकते थे। तो उनका कुल मिला के जो विचार था साम्राज्यवाद कहा जाता है। आधी से ज्यादा लड़ाई जो कही जाती है साम्राज्यवाद के चक्कर में हुई थी। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद कि कुल मिला के वो दूसरे देश को हड़पने के चक्कर में लगे थे, और वो एक कारण माना जाता है। सैनिकवाद कहा जाता है कि ये लोग 50 से 70 साल पहले ही आपस में सेना को बढ़ा रहे थे। यूरोप में फैक्ट्रियां आ गई थी, फैक्ट्री के साथ साथ तोप, गन, बंदूक,
ये सब चीजें बढ़ाई जा रही थी लोग के द्वारा, और सेना लगातार सेना बढ़ाई जा रही थी। बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे थे, सेना बढ़ रही थी लगातार, सेना को सिखाया जा रहा था, स्कूल चल रहे थे ताकि सेना बढ़े। तो सेना बढ़ने का पीछे रीजन यही था कि दुनिया में एक देश दूसरे देश को हराना चाह रहा था, एक देश अपना एरिया बढ़ाना चाह रहा था। सेना इसीलिए बढ़ाया जा रहा था क्योंकि आगे चल के वो युद्ध में ही कन्वर्ट होना था। समाचार पत्रों का झूठा होना, समाचार पत्र जितने थे वहां पे सब झूठे मूठे चीजों को फैला रहे थे। समाचार का मतलब मीडिया की मतलब मीडिया वहां पे पूरी की पूरी चीजें झूठी मूठी फैला रही थी। और झूठी मूठी फैलाने का मतलब होता है एक दूसरे उसकी निंदा करना, एक देश दूसरे देश के बारे में गलत बोलना, क्योंकि उससे दोस्ती गुट चल रही थी। मित्र राष्ट्र चल रहे थे। दो भागों में डिवाइड थी, मित्र राष्ट्र थी और एक जो है हमारे यहाँ एलाइड पावर, एक हमारे यहाँ सेंट्रल पावर में थी। तो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय सत्ता कई ऐसे देश मिलकर आपस में ये गुटबाजी करके लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे थे। फ्रांस का बदला, सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस का बदला जो है, फ्रांस अपना बदला लेना चाह रहा था जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी ने उसके दो जगहों को उसने ले लिया था, कब्जा कर लिया था। कहां पे? फ्रांस का। और इसलिए फ्रांस क्या कर रहा था, बदला लेने के चक्कर में लड़ लिया तुरंत। जैसे ही सोचिए आप, सर्बिया और ऑस्ट्रिया से अटैक हो रहा था, लेकिन क्या हुआ कि फ्रांस ने अपने बदला लेने के चक्कर में जर्मनी से अटैक कर दिया तुरंत। फिर उधर से रसिया भी दुश्मन था किसका, जर्मनी का, वो भी अटैक कर दिया। ऐसे सारे देश मिलते चले गए, अटैक बढ़ता चला गया। जो हमारे यहाँ उसके कारण क्या था, अंतरराष्ट्रीय अराजकता। सबसे बड़ी बात है, अंतरराष्ट्रीय तौर पे कोई भी ऐसा संस्था नहीं है। आज यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पहले नहीं था, पहले था ही नहीं। कोई भी देश जो मन करता तो करता था, जहां मन करे वहां युद्ध छेड़ दे, जहां मन करे वहां लड़ ले, जिससे मन करे उससे कर ले। तो सारी तरीके से युद्ध छिड़ गया था और कोई भी नियंत्रण था नहीं उस वक्त। जब नियंत्रण था नहीं तो अंतरराष्ट्रीय कोई संस्था थी नहीं जो रोक सके। जैसे आज यूएनओ है, अगर भारत पाकिस्तान में लड़ाई भी करता है तो यूएनओ आकर रोक देता है। इसलिए आज वर्ल्ड वार की स्थितियां नहीं हो रही है, इसलिए नहीं था, ये भी एक रीजन था। बाल्कन प्रायद्वीप में शत्रुता, सबसे बड़ी बात जो बिस्मार्क ने कहा था अपने जीते थी कि बाल्कन प्रायद्वीप मतलब छोटे छोटे जो यहाँ पे राज्य थे वही कारण बनेगी। बिस्मार्क ने कहा था वही कारण बनेगी आगे वर्ल्ड वार आने की, और वही हुआ। भविष्यवाणी बिस्मार्क की सही हो गई और बाल्कन जो छोटे देश थे सर्बिया और ऑस्ट्रिया आपस में अटैक कर दिए, वहीं से वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि ये छोटे छोटे जगहों पे, क्योंकि छोटे देश थे तो चाह रहे थे बढ़ना चाह रहे थे, दूसरे देश पे अटैक करके उनकी कुछ सीमाओं को अपने हाथ में ले लेते थे, और हाथ में लेने के बाद दोनों में अटैक होता था, रिश्ते खराब होते थे, तो अटैक लगातार बना रहा और कोई ऊपर की संस्था थी नहीं, इसलिए ऐसा हो गया। आगे आते हैं पनडुब्बी। सबसे पनडुब्बी युद्ध के बारे में बात करें, जब यहाँ पे युद्ध छिड़ा 28 जुलाई 1924 को अगर युद्ध छिड़ा तो रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये आपस में लड़ना शुरू कर दिए। जर्मनी से रूस का, जर्मनी से फ्रांस का। ब्रिटेन तो बाद में आया है, बाद में ब्रिटेन क्यों आया? ब्रिटेन में सबसे एक महान आदमी हुआ एडवर्ड ग्रे। एडवर्ड ग्रे ने कोशिश की कि ये चारों देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन को बुलाया लंदन में कि आप सब आइए और हम बात करेंगे, अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द वार, वार को रोकने की कोशिश करेंगे। किसने? एडवर्ड ग्रे करके एक विद्वान आया, उसने वो ये कहा कि आप सब आइए, मिलिए बैठिए, हम बात करेंगे युद्ध के ऊपर। वो चाह रहा था, एडवर्ड ग्रे चाह रहा था कि युद्ध रुक जाए, लेकिन जर्मनी ने बात मानी नहीं और जर्मनी गया नहीं उस सम्मेलन में, लंदन के सम्मेलन में, इसलिए ये असफल हुआ और युद्ध छिड़ा। और ऐसा छिड़ा कि युद्ध में सबसे खास बात जो थी पनडुब्बी युद्ध के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा समझेंगे कि कब युद्ध कैसे हुआ, थोड़ा समझेंगे। 3 अगस्त को फ्रांस ने जर्मनी पर अटैक कर दिया, 1 अगस्त को रसिया ने जर्मनी पर अटैक कर दिया और 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। उसके बाद जो हम खास बात की वो थी 3 नवंबर 1914 को तुर्की ने भी अटैक कर दिया। तुर्की, अब हम बात करेंगे, 2 उस वक्त गुट थे। पहला गुट था एलाइड मतलब मित्र राष्ट्र, उसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, स्पेन, जापान और इटली, यूएसए, अमेरिका, रोमानिया, ग्रीक, क्यूबा,
अमेरिका, ब्राजील, ग्वाटेमाला, पनामा, ये एक मित्र राष्ट्र इतने सारे देश का 30 देश मिलकर आपस में लड़ाई कर रहे थे। और इधर जो सेंट्रल पावर में थे अलग जो एक दो गुट बना था, एक मित्र राष्ट्र गुट बनी, ये अपना मिलकर लड़ रहे थे, और एक सेंट्रल पावर जो बना था जो आपस में लड़ रहे थे उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरिया, बल्गारिया, तुर्की। ये इतने लोग सेंट्रल पावर में अलग लोग थे और मित्र एलाइड पावर में अलग कई देश थे, इस आपस में लड़ रहे थे। और इसमें सबसे भारी जो पलड़ा था वो जर्मनी का था, सेंट्रल पावर का था। सेंट्रल पावर का जो पलड़ा था वो था कि पनडुब्बी युद्ध कहा जाता है। इंग्लैंड पूरी दुनिया में सबसे महान देश हुआ था क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा नाविक, युद्ध के बारे में सबसे ज्यादा लड़ाकू नाव सबसे ज्यादा थे। उसके बाद और बहुत दिनों से इच्छा थी जर्मनी की कि हम भी पूरी दुनिया में जल युद्ध के मामले में आगे बढ़े, इसलिए एक आविष्कार किया था जर्मनी ने आविष्कार किया था पनडुब्बी युद्ध। वो पनडुब्बी क्या होती थी, अगर पानी है, पानी के अंदर से हो जाती थी, दिखती नहीं थी किसी को नाव, वो पानी के अंदर चलती थी वो पनडुब्बी युद्ध। और जितने भी एक ऐसा आविष्कार जर्मनी ने किया था कि वो जो पानी का जहाज बनाया था वो पानी के अंदर चलती थी, और जितने भी जर्मनी के पास जितने भी लड़ाकू पानी के जहाज थे सबको ध्वस्त कर दिया, सबको खत्म कर दिया। केवल पानी पर, समुद्र पर किसका राज चलने लगा तुरंत जब लड़ाई शुरू हुई जर्मनी का। और कई बार कहा जाता है अमेरिका का युद्ध में प्रवेश, अमेरिका चाह रहा था कि मैं युद्ध में ना हूं। अमेरिका 1917 तक 1970 तक 2 सालों तक आया ही नहीं। तो कहा कि आपका अपना देश है, यूरोप से मेरा कोई लेना देना है नहीं, अमेरिका कह रहा था। लेकिन अमेरिका का तो रहा था, लेकिन अमेरिका का के साथ हुआ क्या, अमेरिका जब भी अपने पानी के जहाज को इंग्लैंड की तरफ भेजता तो कहा जाता है कि लुसिटानिया एक जगह थी, वहां पे एक अमेरिका का जो नाव का जहाज था उसमें 1200 पैसेंजर बैठे थे, उसमें स्त्रियां, बच्चे थे। कहा जाता है पता नहीं था, जर्मनी को पता नहीं था ये अमेरिका का जहाज है, उसने अपने पनडुब्बियों से उसको उड़वा दिया, कई लोग मारे गए। अमेरिका में काफी बहस चली, अमेरिका विल्सन उस वक्त थे राष्ट्रपति वहां के, काफी लोगों ने कहा कि आपको हमें जर्मनी के खिलाफ जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त मामला संभल गया क्योंकि काफी लोग पूर्वज अमेरिका में जो बसे थे वो थे कहाँ के, जर्मनी के थे, इसलिए जर्मनी के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, बाद में जर्मनी ने मैक्सिको अमेरिका के नीचे आ पाई, मैक्सिको पे जर्मनी ने कहा कि मैक्सिको देश से कि अगर आप युद्ध अमेरिका हमारे खिलाफ लड़ता है, अगर आप हमारा साथ दोगे तो मैं अमेरिका को हरा कर अमेरिका के सारे जगहों को मैक्सिको तुम्हें भेज दे दूंगा। और ये बात लग गई, अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में आ गई, पता चल गई, कहीं से पता चल गया। और जैसे ही पता चला अमेरिका में एक अलग तरीके का वातावरण आ गया। अमेरिका को न चाहते हुए भी इसके खिलाफ सोचना पड़ा कि अब युद्ध किया जाए कि ना किया जाए। और तब ये घटना हो गई, अमेरिका की एक जहाज छोटी सी फिर निकल रही थी इंग्लैंड से, उस वक्त उसको भी डुबा दिया गया। अमेरिका के लाख समझाने के बाद भी जर्मनी समझा नहीं, और उसके बाद अमेरिका को बहुत मजबूरी में उतरना पड़ा युद्ध में। और युद्ध में उतरने के बाद अमेरिका 1917 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका भी युद्ध में उतर गया। युद्ध चलता रहा, ब्रिटेन हमेशा समझिए आप जर्मनी भारी पड़ा, क्योंकि जर्मनी ने पूरी तैयारी के साथ उतरे थे कि मुझे अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। और हमें जर्मनी के साथ जो सबसे बड़ी एक खास बात थी, उसने क्या किया, जर्मनी जो देश है वो देश के बीच में एक बेल्जियम नाम करके देश आता है। बेल्जियम एक ऐसा देश था जो चाह रहा था कि मैं युद्ध में लड़ूंगा नहीं, बेल्जियम चाह रहा था। लेकिन जर्मनी ने कहा कि तुम मेरे साथ हो जाओ बेल्जियम, और क्योंकि बेल्जियम साथ हो जाता तो आराम से बेल्जियम पे कब्जा करने के बाद, जर्मनी कब्जा करने के बाद फ्रांस से और इंग्लैंड से आराम से लड़ पाती। तो लेकिन जर्मनी माना नहीं, बेल्जियम माना नहीं, तो जर्मनी ने अटैक कर दिया बेल्जियम का सुबह और अंदर घुस गया। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन को भी आना पड़ा, युद्ध में उतरना पड़ा, ब्रिटेन को भी जो है युद्ध में उतरना पड़ा, क्योंकि बेल्जियम पे आने के बाद ब्रिटेन की भी सुरक्षा संकट में पड़ गई, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पे था
और बेल्जियम में अटैक हो गया, जर्मनी आ चुकी थी, तो बगल में ही था, उसको ये शंका लग गया ब्रिटेन को कि अब तो मुझे युद्ध में उतरना ही पड़ेगा, तो वो भी युद्ध में उतर ही गया था, ब्रिटेन भी, अमेरिका भी उतर ही गया, आप देख ही चुके हैं, अमेरिका उतर ही गया। तो सारे के सारे दुनिया में 30 देश आपस में लड़ने लगे। कई इसमें कहा जाता है लगभग आप समझिए 65 मिलियन लोग लगभग मारे गए, काफी लोग मारे गए, इसमें काफी निर्दोष लोग के साथ प्रताड़ना हुआ, 65 मिलियन लोग मारे गए इस युद्ध में। और युद्ध का अंत कैसे हुआ, इसके पीछे ये कारण था कि जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ मिला, तो अमेरिका के साथ जो नीचे साउथ अमेरिका है, उसमें साउथ अमेरिका ब्राजील, क्यूबा और जैसे देश थे, रोमानिया और सारे ब्राजील, ग्वाटेमाला, ये सारे लोग अमेरिका के साथ मिलके मित्र राष्ट्र से मिल गए और मित्र राष्ट्रों का हौसला बढ़ गया। और हौसला बढ़ने के बाद अब मित्र राष्ट्र जो सेंट्रल पावर थे उस पर भारी पड़ने लगे, और सेंट्रल पावर भारी पड़ने के बाद तुर्की को आत्मसमर्पण 1918 में करना पड़ा, क्योंकि तुर्क पर विजयी राज्यों मित्र राष्ट्रों ने अटैक कर दिया, और तुर्क पे अटैक करने के बाद तुर्क हारने लगा, तो उसने कहा मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। लेकिन उसके पीछे एक रीजन था कि जो सबसे खास रीजन था वो ये था कि जर्मनी में अमेरिका ने जैसे युद्ध में उतरा था, उसने क्या कहा था कि हम एक संधि करेंगे। उसने 14 सूत्र की संधि में 14 सूत्र दिए थे। उसने कहा कि मैं इसलिए युद्ध में उतरा हूँ क्योंकि जो जर्मनी का अत्याचार है दुनिया के लिए, उसको मैं खत्म करना चाहता हूँ और लोकतंत्र लाना चाहता हूँ। मैं दुनिया को शांति देना चाहता हूँ, और जो भी देश हारेंगे, इतने देशों जो भी देश हारेंगे, उनके साथ मैं किसी भी तरह का बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। युद्ध खत्म होने के बाद उनकी जगह उनको मिल जाएंगी, उनके एरिया को छीना नहीं जाएगा। जो हारी हुई देश होंगी उनको भी साथ हम न्याय करेंगे। इसलिए 4 साल लगभग लड़ाई चलती रही। 4 साल लड़ाई में हर एक देश के लगभग सारे लोग हार मान चुके थे कि 4 साल से लगातार लड़ाई चलते। अब लोगों को लगने लगा, एक आशा मिल गई। अमेरिका ने आशा दे दिया था विल्सन ने वहां के कि 14 सूत्रों में हम बांटेंगे, और 14 सूत्र जो थे वो ये थे कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया जाएगा हारने के बाद भी। तो तुर्की को बहुत आभास हो चला था कि अब मेरे बस का नहीं है। उसने क्या किया, वो आत्मसमर्पण कर दिया। आगे चल के विल्सन ने 4 सूत्र वो दिए, 14 सूत्र दिए थे। और 14 सूत्रों के मुताबिक ये था कि कोई भी देश अगर वो पराजय स्वीकार करता है तो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, और उसका जो सम्मान के साथ उसका जो देश है वो दे दिया जाएगा। इससे और जो देश थे जो लड़ रहे थे उन्हें भी भरोसा हो गया कि मैं अगर हार भी गया तब पर मेरा देश, मेरा जगह जाने वाला नहीं है, मेरा एरिया। तो इसलिए लोगों ने जो फिर ऑस्ट्रिया ने पलायन किया। ऑस्ट्रिया को लगने लगा कि हमारे बस का नहीं है, तो सेंट्रल पावर हारने लगी। जर्मनी हारने लगी, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो उसका दोस्त था वो भी पलायन कर गया, तुर्की भी आत्मसमर्पण कर दी, और जर्मनी लास्ट में अकेले पड़ गई। 1918 में स्विट्जरलैंड से उसने बात किया, से बात करके उन्होंने कहा कि मैं भी 14 सूत्र की विल्सन की बातें मानकर मैं भी संधि करना चाहता हूँ। लेकिन उस वक्त जो मित्र राष्ट्रों का सेनापति था काफ करके, उसने कहा कि जर्मनी के साथ कोई भी सूत्र हम लोग संधि नहीं करेंगे। जर्मनी अगर अपने आप समर्पण करता है तो अच्छा है, नहीं तो हम लड़ेंगे उससे। तो जर्मनी को मजबूरन आत्मसमर्पण करना पड़ा, और वहीं 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विराम हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अमेरिका ने और मित्र राष्ट्रों ने उसपे कई तरह के जुर्म उठाए, जैसे पनडुब्बियों का युद्ध, जो पनडुब्बी थी सारी ले ली उसके सारे हथियार ले लिए गए, उसकी फैक्ट्रियां छीन ली गई। जर्मनी के साथ काफी बुरा व्यवहार पूरे मित्र राष्ट्रों ने किया, और इसका इम्पैक्ट क्या रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सराहा गया कि कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जर्मनी को कहा गया जर्मनी ही है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को उठाया और आगे बढ़ाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो जिम्मेदारी थी, गलती थी, वो जर्मनी के ऊपर डाल दी गई, सारे उसकी चीजें ले लिया गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया वो इकोनॉमिक लॉस, सबसे दुनिया में अच्छा उसका परिणाम क्या निकला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो इकोनॉमिक लॉस सबसे ज्यादा हो गया। लॉस मतलब पैसे की दिक्कतें, लॉस ऑफ मैन पावर, 65 मिलियन लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। और जो तीसरा लॉस था, कई लोगों को वार डेट मतलब हुआ कि जो युद्ध हुआ था उसमें काफी लोग कर्जे में थे, कर्ज मांग के लोगों ने युद्ध लड़ा था, तो उसके लिए वो कर्ज काफी छोटे देश से लिए थे, कर्ज को उनको देना पड़ा।
और इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी, लेबर मूवमेंट में आंदोलन चलना शुरू हुआ, लेबर आंदोलन चलना शुरू हो गया। इस तरीके से पूरी दुनिया में ये जो वर्ल्ड वार था, ये पूरी तरीके से बहुत भीषण इसका प्रभाव दुनिया में दिखा। और इसमें पूरी दुनिया के लोग, पूरे संसार में अगर आप बात करें, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका, पूरी दुनिया के लोग इसमें लड़ रहे थे, 30 देश लगभग। और इसका जो परिणाम निकला बहुत खतरनाक निकला। सो ये बहुत एक कहा जा सकता है दुनिया में बहुत भीषण युद्ध हुआ था, जो कई लोगों की जान लेकर गया। ये दोस्त